हेलो गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। निफ्टी ने 10,000 के मैजिकल आंकड़े को आज छू लिया। आज के कारोबार में शुरुआती सेशन के यानी पहली टिक के साथ ही 10,000 का आंकड़ा हमें देखने को मिला। निफ्टी ने 10,011 का सबसे ऊपरी स्तर भी छुआ, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करें तो 32,374 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ, लेकिन कारोबार खत्म होने पर थोड़ा प्रेशर दिखा और सेंसेक्स 18 अंक, निफ्टी 2 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं मिड कैप शेयरों की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खरीदारी थी। सेक्टोरली देखें तो टेलीकॉम, मेटल, रियल्टी, मिड कैप बैंक, शुगर और केमिकल शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं कैपिटल गुड्स, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला। आज के एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआई की तरफ से आज 270 करोड़ की कैश में खरीदारी रही। वहीं डीआईएस ने आज बाजार से पैसा निकाला। 209 करोड़ की कैश में बिकवाली देखने को मिली। और एमपी के चेयरमैन ए बालासुब्रमण्यम ने बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, जिसका आगे पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। मार्केट तो आपको बढ़ते जाएंगे और गिर भी सकता है। मैंने करा एक्चुअली मार्केट करेक्ट नहीं हो सकता है। मार्केट करेक्ट होने का अगर होएगा तो भी आई थिंक द ऑप्टिमिज्म फॉर द कंट्री इज गोइंग टू बी हाई। सो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन जो है, जो लास्ट 2-3 साल का जो गवर्नमेंट का एफर्ट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, उसका वजह से जो कंपनीज़ का भी जो एडजस्टमेंट हुआ एक्चुअली स्पेशली ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का आज के दिन पे जो देश पे जो घटने के बाद जो इंटरेस्ट रेट का भी एक्सपेक्टेशन जो आया हुआ एक्चुअली, ऑल्सो ऑल ऑफ दम आर लीडिंग टूवर्ड्स इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर कंपनीज। और जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो किया एक्चुअली, दैट्स एक्चुअली इज गेटिंग रैम्प्ड अप। जो पावरफुल रिफॉर्म जो किया लास्ट 6 महीने में, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर से लेके ये आज तक 2 बड़ा रिफॉर्म कंट्री में एक्चुअली हो गया है। वन इज अराउंड डिमॉनेटाइजेशन, सेकेंड इज अराउंड जीएसटी। ये दोनों एक्चुअली मिलके देखना पड़ेगा। डिमॉनेटाइजेशन अगर नहीं किया होता, अगर जीएसटी का सक्सेसफुल नहीं होता था एक्चुअली, डिमॉनेटाइजेशन होने के बाद फॉलोड विद जीएसटी, ये पूरा एक्चुअली देश का एक्चुअली टैक्स टू जीडीपी जो इतना देश में एक्चुअली कंपेयर टू ग्लोबल वर्ल्ड इतना कम है एक्चुअली, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ, आई थिंक इफ यू लिंक इट टू ऑप्टिमिज्म एंड देन लुक एट द मार्केट, यू विल नॉट सी अ मच करेक्शन इन द मार्केट। तो आप सुन रहे थे बालासुब्रमण्यम को, और उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की तरफ से भी जो रिफॉर्म्स, बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, उसके चलते जो सेंटिमेंट है काफी स्ट्रांग है। और इस तेजी को देखते हुए आज 10,000 का आंकड़ा जरूर पार हुआ है, लेकिन जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि छोटी अवधि में बाजार थोड़ा सा महंगा है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत में कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टिब्रेवाल ने कहा कि जोखिम से बचने के लिए निवेशकों को एसआईपी और एसटीपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने चाहिए। 10,000 का स्तर आज छुआ निफ्टी ने, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये एक लेवल है, इसे अपने बड़ा हाइप ना करें। हमने देखा कि ये लेवल आने में ऑलमोस्ट 10 साल लगे। 5,000 की निफ्टी थी और 5,000 से 10,000 होने में ऑलमोस्ट अपने को 10 साल का ट्रैवल करना पड़ा। बट हमेशा ये चीज़ देखिए कि जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। बट हमें लग रहा है कि इकनॉमी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नियर टर्म हो सकता है कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए हों, बट निवेशकों को अपना एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि सिप और एसटीपी के माध्यम से लोगों को म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉशन की भी सजा दूंगा कि ग्रीड कहीं ना कहीं विजिबल दिख रहा है। कोई भी अब सोशल पार्टीज में जाइए, अब इक्विटी की बात हो रही है, तो वो थोड़ा हमें भयभीत कर रहा है। तो थोड़ा वैल्यूएशंस पर ध्यान देवें। नहीं सर, आप मान रहे हैं कि अभी बाजार के वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन जब जो एक निवेशक है, आम निवेशक जो देश के किसी सुदूर हिस्से में देख रहा है, तो उसको लगता है कि भाई अभी का जो वक्त है उसमें अगर वो रियल एस्टेट में पैसा डालेगा तो रिटर्न नहीं है, गोल्ड में डालेगा रिटर्न नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न नहीं है, तो उसको लग रहा है इक्विटी है और जो ट्रेंड देख रहा है तो रिटर्न यहाँ पर ही है। हाँ, एकदम सही बात है। आज वो एक टीना इफेक्ट है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो और एसेट क्लासेस में कहीं आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है तो आप इक्विटी की तरफ आ रहे हैं। बट इसमें एक रिस्क एलिमेंट को आप ना भूलें कि ये एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है। कोई भी इस दुनिया में ये नहीं बोल सकता कि नेक्स्ट 6-12 महीने में इक्विटी में क्या होने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में देखें तो लोगों ने कहा था डिमोनेटाइजेशन के बाद 6 महीना
कुछ नहीं होगा मार्केट में और सेकेंड हाफ में रिटर्न्स आएंगे। और आपने देखा फर्स्ट हाफ में निफ्टी करीबन 25% ऊपर है। तो क्लियरली आपने ये देखा कि शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इक्विटी मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप यहाँ पर 3, 5, 7 साल की अगर व्यू लेके चलें तो एनी टाइम इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। आज का 10,000 का भी लेवल बहुत अच्छा है। क्या थीम्स हैं, क्या ऐसा थीम्स हैं जो आपको लगता है कि अब वो आगे ज़्यादा मार्केट को मोमेंटम देगी? सो क्लियरली अगर एक थीम देखें जो लास्ट 7-8 साल से वर्क नहीं की है, वो है कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के दिन हमें गाड़ियाँ कम चाहिए, रोड्स जिन पर गाड़ियाँ चलती हैं वो ज़्यादा चाहिए। और इस गवर्नमेंट का फोकस हम क्लियरली देख रहे हैं, रेलवेज, रोडवेज, डिफेंस, जो कई सारे मोमेंटम है जो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जा सकते हैं, उन पर उनका काफ़ी बड़ा जोर है। तो ये सेक्टर हमारे हिसाब से काफ़ी आने वाले सालों में अच्छा करना चाहिए। सेकेंड, अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो क्लियरली एक मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है पीएसयू से प्राइवेट की तरफ। अगर आप आज के दिन बात करें तो 25% प्राइवेट शेयर बैंक्स का मार्केट शेयर है, 75% पीएसयू है। लेकिन लास्ट ईयर इंक्रीमेंटल बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर बैंक का 100% मार्केट शेयर था। तो ये क्लियरली एक मार्केट शेयर स्टोरी आपके प्राइवेट बैंक्स और मजबूत होती हुई दिखेगी। थर्ड, अगर आप देखें तो हाउसिंग, जो एक बड़ा थीम है कि हाउसिंग फॉर ऑल जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, उसमें सारे जो होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वाले थीम हैं वो काफ़ी पावरफुल है, चाहे टाइल्स हो, पाइप्स हो, प्लाईवुड हो। ऑटो और ऑटो एंसिलरी हमें काफ़ी मजबूत दिख रही है। आज भी हम खाली 40 लाख इंडिया में गाड़ी बना रही हैं, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। हमें लगता है कि ये 2-3 करोड़ गाड़ियां जरूर होगी नेक्स्ट आने वाले 10 साल में। तो आपके टायर्स, आपके वायरिंग हार्नेस, आपके ग्लासेस, मिरर्स, जो भी कंपनियां ऑटो एंसिलरी में, वो काफ़ी अच्छा करेंगी। ऑलराइट, तो आप सुन रहे थे कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टिब्रेवाल को। उन्होंने साफ तौर पर 2 थीम्स तो बताई जहां पर पैसा जरूर बनेगा। सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इंफ्रा शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए और इंफ्रा से जुड़ी हुई जो कंपनी है वहां पर आप नजर रख सकते हैं। साथ ही प्राइवेट स्पेस में यानी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी आपको पैसे बनने की उम्मीद है। बाजार की इस ऊंचाई पर निवेशकों को क्या करना चाहिए, आगे बाजार की दिशा क्या हो सकती है, जी बिजनेस एडिटर मीर भट्ट ने एक्सक्लूसिव बातचीत की इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ बंसाली से। हमारे साथ श्री वल्लभ बंसाली जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई नो इट्स अ बिजी डे फॉर यू। और इनफैक्ट सबसे पहले तो आपको बधाई हो, निफ्टी पहली बार 5 डिजिट में पहुंचा है। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि मार्केट जब अपने हाई पर होता है, वैल्यूएशन जब अपने हाई पर होती है, तब जो कॉशन है उसे भी ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए। अभी इस समय मार्केट जिन लेवल पर है, ऑब्वियसली वन हैज टू बी वेरी कॉशियस, लेकिन ये जो मोमेंटम है फॉर द टाइम बिंग इट सीम्स कि कोई मेजर थ्रेट है नहीं इसके ऊपर। क्या ये सही है, क्या मानना सबका? ये मोमेंटम है तो यही मानता है कि क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इसीलिए मोमेंटम है। तो ये तो ढलान पर जैसे गाड़ी अपने आप चलती है वो वाली बात है। सो आई थिंक कॉशन मार्केट के अंदर काल के गर्भ में क्या छुपा है वो सब हमें पता नहीं होता। अचानक से सिचुएशन बदल जाती है, कोई एक समाचार आता है और उसका एक पीछे लहरें चल निकलती है, इसलिए कॉशन रखना एकदम ज़रूरी है। आई थिंक लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश सेक्टर्स के जो पी मल्टीपल हैं वो उनके 5 साल 10 साल के एवरेज से 25 से 50% ऊपर चल रहे हैं। ठीक बात है कि भारत का भविष्य कुछ अलग नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, तो हमारा आउटलुक ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, लेकिन प्राइस में सब कुछ आ जाता है। अब बहुत अच्छी चीज़ जो इस बार मार्केट में देखने को मिली है वो ये है कि डोमेस्टिक फंड्स के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का देखने को मिला है। और एटलीस्ट अभी तक हम जितना बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, उसमें ये फीलिंग नहीं आ रही है दैट दे आर कंप्लेसेंट अबाउट द अप मूव, दे आर कॉशियस ऑल्सो। पॉकेट्स में रिडम्पशन भी देखने को मिली है। ये टिपिकल एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं हम, एक कैरेक्टरिस्टिक में चेंज देखने को मिला है या फिर टेक्टोनिक शिफ्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बिहेवियर में देखने को मिला। आप ये मानते हैं? मैं इसे टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं कहूँगा। आई थिंक ये मैच्योरिंग प्रोसेस है कि जब 1990 के करीब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस समय हमारा इन्वेस्टर बेस ही बहुत छोटा था। अब पिछले 25-27 साल के अंदर इन्वेस्टर बेस और इन्वेस्टर एजुकेशन कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में लोग एजुकेटेड हैं,
जो कम एजुकेटेड भी हैं वो मार्केट के बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं, इतनी सारी मार खा चुके हैं। तो ये जैसे घुटने रगड़ के आदमी सीखता है, वैसे ही मार्केट और ये छोटे इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स सीखे हुए लोग हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि बारिंग द शॉर्ट टर्म चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ और मे बी सम इंटरनेशनल इवेंट, मीडियम टर्म ट्रैजेक्टरी अगर हम देखें न सिर्फ भारतीय मार्केट्स की बल्कि इंडियन इकोनॉमी की भी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की, तो ये सही पटरी पर है, इंटैक्ट है, आउटलुक पॉजिटिव है आपका? मैं ये कहूँगा कि अगले 10 साल तक हमारी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, मतलब वो बहुत नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगी ही। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की कमर टूटी हुई है और वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो इक्विटी रिटर्न्स भी कम होंगे। तो 10-12% का अगर इक्विटी रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों तक 12% का कंपाउंड रिटर्न आएगा। बीच बीच में ऐसे साल आएंगे जबकि उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो लैग के साथ पीछे रिकवर हो जाता है। और जो क्या जितना रिटर्न 12 से 15% का रिटर्न, 12% मुझे ख्याल से एवरेज रिटर्न है। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती है तो हो सकता है 15% रिटर्न मिले, वो फैंटास्टिक रिटर्न गिना जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेहतर रह सकता है? और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि इन्वेस्टर्स पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए ऐसी तेजी वाली बाजार में भी आपको कॉशियस होकर, सतर्क होकर चलना होगा। लेकिन टेक्निकल आधार पर और जो ट्रेडिंग के पर्पज से बाजार में उतरते हैं उनके लिए कुछ कॉज हैं। सिमी भौमिक से हमने बात की और वो राय दे रही है कि आपको कल के सेशन में बाय करके चलना है चोला इन्वेस्ट में। यहाँ पर लक्ष्य दिया उन्होंने 1169 का, हायर साइड पे 1175 तक का लक्ष्य भी दिख सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1140 का। सिमी को फेडरल बैंक भी अच्छा लग रहा है, बाय करके चला जा सकता है। 120 से 122 तक के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस 117.80 का रखना होगा। साथ ही एफिनो पिक भी हम लेते हैं तो आज पुष्कराज से हमने बात की और उनका मानना है कि अपोलो टायर्स में खरीदारी की जा सकती है। जुलाई 265 कॉल 3.5 रुपए पर आप खरीद सकते हैं। 6 रुपए तक का लक्ष्य दिख सकता है कल के सेशन में, लेकिन 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा। और इस वक्त फोन लाइन पर लवलेश भी हमारे साथ है। लवलेश, पहले तो कंग्रेचुलेशन, 10,000 का जो आंकड़ा है, सभी जो बाजार से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी मैजिकल था और हर कोई इंतजार कर रहा था। कल भी इनफैक्ट क्लोजिंग तक शायद उम्मीद थी 10,000 पर हम पहुंच जाएंगे, लेकिन कल वैसा नहीं हुआ और आज पहली टिक के साथ ही आंकड़ा हमें दिखा है। तो अभी आपने सुना होगा बाकी जो बड़े एक्सपर्ट से क्या बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। कल के लिए अभी निफ्टी पर व्यू क्या है आपका? बाय साइड पे ही रहेंगे आप? वेरी गुड इवनिंग पल्लव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। काफी हिस्टोरिक डे है। बिल्कुल पहली बात आपने रिस्क की करी, तो मैं मानता हूं कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, लेकिन जहां तक कि आपने इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात करी, टेक्निकली आई वुड सजेस्ट स्टिल कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहती है। 10,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क है, काफी मच अवेटेड था, तो एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड वी कांट सी इट ब्रेकिंग 10,000 सो इजीली। तो मुझे लगता है जो पुल बैक आया है टुवर्ड्स 9950, 9960, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अभी भी ऊपर अपसाइड बाकी है 10,040, 10,050 मैं शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ। वहां पर फिर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हम मार्केट में नेक्स्ट फर्दर आउटलुक रखेंगे, लेकिन हाँ 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से मैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करूंगा। नीचे में स्टॉप लॉस 99.10 का रहेगा, कहीं भी 99.40 के आसपास मिलती है तो बाय करते चले 100 पॉइंट की रैली आपको मिलेगी। यानी निफ्टी में 10,000 का जो स्तर है वो भी होल्ड ऑन आपको लगता है कि करेगा। 10,050 का लक्ष्य रख सकते हैं निफ्टी में, कल के लिए बाय किया जा सकता है। 99.10 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट लवलेश, बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं रोज एक रिकॉर्ड स्तर दिखता है और आज की क्लोजिंग भी रिकॉर्ड स्तरों पर रही है। कौन से पर्टिकुलर बैंक से पार्टिसिपेशन ज्यादा आ सकता है और निफ्टी बैंक में फिलहाल क्या करना चाहिए? देखिए, निफ्टी बैंक ने रैली को लीड करा है पिछले, अगर आप 1 से 2 हफ्ते की बात करें, मैं समझता हूं अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से जाए 24,850 एक कैलकुलेशन ऐसा आ रहा है जहां पर मुझे लगता है एक बार मार्केट टेस्ट होना चाहिए। जहां तक कि मैं निफ्टी के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी देखता हूं तो निफ्टी में अगर हम 10,040 की बात करें तो बैंक निफ्टी में 24,850 एक ऐसा स्तर है जो छूना चाहिए। जहां तक कि पार्टिसिपेशन की बात है, मेरे ख्याल से ये काफी कुछ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का मिला जुला ही रहा है। काफी अच्छी बाइंग मिली है, जिस तरह से हमने एक्सिस बैंक, HDFC बैंक में ब्रेकआउट देखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा,
पीएनबी भी काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस समय अगर कोई निवेशक एक शॉर्ट टर्म में व्यू लेकर चले तो मैं बैंक निफ्टी पे भी बाय की सलाह दूंगा। 24,750 से 24,850 मेरा टारगेट रहेगा। नीचे में 24,300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो 24,300 पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 24,750 से 24,850 तक के लक्ष्य लिख सकते हैं। आपने बैंकिंग में कोई पर्टिकुलर स्टॉक आइडेंटिफाई किया है क्या? कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स काफी अच्छा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट एक्चुअली में हो चुका है 154 के आसपास, बट उसका टारगेट कहीं ना कहीं हायर निकल कर आता है 164। तो 157 की आज क्लोजिंग रही है। मुझे लगता है कहीं कोई सी भी एक टिप आती है टूवर्ड्स 155 अब बाय कर चले। इसमें काफी कुछ एक अपसाइड 164 तक के पॉसिबल है। नीचे में स्टॉप लॉस 151 रहेगा। दूसरा बैंक में एक्सिस बैंक देख रहा हूँ, काफी अच्छा एक पार्टिसिपेशन आया है। इस पर्टिकुलर बैंक का ब्रेकआउट भी काफी अच्छा है। आई थिंक 544, 547 एक इनिशियल हो सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म जो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है वो मुझे 575 तक के दिखता है। तो एक्सिस बैंक एक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं आने वाले समय में 5 से 10% और एक रिटर्न रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस पर्टिकुलर स्टॉक में 531 का रहेगा। इनफैक्ट एक्सिस बैंक नतीजे भी आए हैं और आज की क्लोजिंग अगर देखें तो 547 के लेवल्स पे 2.5% के गेन्स के साथ हुई है। चलिए कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पैट में थोड़ी सी गिरावट यहाँ रही है, 16% तक की गिरावट इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक की तरफ से रही है, लेकिन बाय करने की यहाँ पर रणनीति अपनानी चाहिए। लवलेश की तरफ से बाय कॉल होगी। सबसे पहले दर्शक हैं मिलिंद पुणे से। मिलिंद जी गुड इवनिंग, बताइए स्टॉक कौन सा है आपके पास? गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मेरा एसीसी सीमेंट लिया हुआ है। हाँ, किस भाव पे? पिछले हफ्ते ही लिया हुआ है मैंने। 1768 पे था। 40 शेयर्स लिए हुआ है। ओके, तो उसको क्या करूँ, होल्ड करूँ या मैं फ्यूचर तक उसको रख सकता हूँ? 1763 के आसपास आपकी खरीद है, तो अभी तो आपकी खरीद से नीचे ही चल रहा है। आप इसे कितना समय दे पाएंगे? मैं 6 महीने 1 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो प्राइस अगर मुझे मिल जाए। ठीक है। लवलेश, इनकी जो खरीद है 1763 के आसपास है और अगर आज की क्लोजिंग देखें तो 1726 पर क्लोजिंग रही है। हालांकि शुरुआती जो इसका ओपनिंग थी वो अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे हुई है, 1747 तक का स्तर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद दिन के निचले स्तरों के आसपास इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या टारगेट्स आप दे रहे हैं और इनका भाव कब तक आ पाएगा? देखिए, मैं इनको होल्ड की सलाह दूंगा। एसीसी और पर्टिकुलरली सीमेंट स्टॉक्स में स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट एक 3 महीने के राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने एक 1800 का लेवल छुआ है। ऑफ कोर्स एक बार प्रॉफिट बुकिंग प्रीवियस हाइट पे ट्रिगर होती है, मगर इनका जहां तक के नजरिया आने वाले कुछ महीने से एक्सटेंड हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट आप होल्ड करिए। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 1670, 1680। एक बार स्टॉक में फिर से रिबाउंड आता है, 1750 का रेजिस्टेंस है वो ब्रीच करता है, तो फिर से हम इसमें एक ब्रेकआउट देखेंगे। ब्रेकआउट जो काफी आएगा अच्छा, काफी बुलिश रहेगा। एक 300 से 350 पॉइंट की रेंज निकल कर आती है अगर 6 महीने से ज्यादा का समय दे, तो मैं बने रहेंगे सलाह दूंगा। स्टॉक एक बार फिर से ब्रेकआउट करता है तो 2150 तक की एक बार स्ट्रेच कर सकती है रैली। ठीक है, अभी आपको होल्ड ऑन करना है। फोन लाइन पर हमारे साथ प्रसन्ना है शोलापुर से। प्रसन्ना जी नमस्कार, गुड इवनिंग। स्टॉक कौन सा है आपके पास? प्रसन्ना जी सुन पा रहे हैं आप? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। मिस्टर प्रसन्ना, कैन यू हियर मी? हाँ नमस्ते सर, बताइए स्टॉक कौन सा लिया आपने? हाँ हाँ बताइए। One is V-Guard, which is costing me ₹3.60, 1400. और ये सर कब खरीदा है? कैन यू रिकॉल कितने पहले की खरीद है सर ये? I purchased it on 2008 when RBI came and when there was a downfall. Okay. ₹50 per share. I've taken it 100 shares and bonus consider करके 1400 हो गया मेरे पास। अच्छा ठीक है। और दूसरा स्टॉक कौन सा है सर? दूसरा स्टॉक है मेरे पास सन फार्मा का है। और आपने सन फार्मा किस लेवल पे लिया सर? 9000 क्वांटिटी है, ₹2 में लिया हूँ मैंने। मुझे कॉस्ट फैक्टर ₹2 आता है, बोनस सब कंसीडर। सर कंग्रेचुलेशंस, मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत लंबे टाइम तक होल्ड किया
और इसलिए आपको ये मल्टी फोल्ड मुनाफा देखने को मिला है। आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं, आप काफी हद तक इंस्पायर करते हैं इन्वेस्टर्स को कि ट्रेडिंग के बियॉन्ड भी अगर सोचा जाए तो स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो अब एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, और भाव देखकर साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर निवेश किया। सन फार्मा और वी गार्ड मौजूदा स्तरों पर लवलेश क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, पहले सन फार्मा का मैं बता दूं, स्टॉक काफी एक क्रूशियल सपोर्ट पे है। 520 530 से हमने पुल बैक भी देखा है। काफी कुछ अच्छी होल्डिंग है इनकी, मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगा। और पोर्टफोलियो भी अगर दोनों स्टॉक देखें तो काफी डाइवर्स है। तो आई थिंक सन फार्मा में इट इज अबाउट टाइम कि हम एक रिबाउंड देखें। फार्मा स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक 15 ईयर की रैली के बाद 50% रिट्रेसमेंट पे मिल रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टाइम्स जहां पर हम एक बार फिर से इसमें बाइंग इनिशिएट होते हुए देखते हैं। 520 525 काफी अहम सपोर्ट भी है। ऊपर में इसमें काफी कुछ एक अपसाइड बाकी है जो एकदम से तो नहीं आएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक मार्केट रोटेशन जब एक फैक्टर इन होगा तो स्टॉक में फिर से तेजी दिख सकती है 660 to 670। जहाँ तक कि वी-गार्ड की बात करिए, काफी साइडवेज है। अगर लास्ट 2 महीने का देखें तो एक साइडवेज टेरिटरी ऑलमोस्ट ऊपर में 200 और नीचे में 170 तक की एक रेंज बनी हुई है। बट सिर्फ स्टॉक ओवरऑल बुलिश है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो आई वुड सजेस्ट कि इनमें बने रहिए। स्टॉक में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है जो 170 के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक एक बार अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है 195 उसको ब्रीच करता है तो फिर से हम इसमें एक नया टॉप बनते हुए देखते हैं, मे बी टुवर्ड्स 210 220 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बने रहने की सलाह रहेगी मेरी दोनों स्टॉक में। ऑलराइट, तो अभी होल्ड ऑन कीजिए बिकॉज बाजार तेजी में है। आपने बुरे वक्त में बाजार का साथ नहीं छोड़ा, तो अभी भी आपको होल्ड ऑन करने की सलाह होगी वी-गार्ड सन फार्मा दोनों के अंदर। इस बीच एक सवाल आया है दीपक का भारतीय एयरटेल को लेकर। इनके पास 100 शेयर्स है, 380 के स्तरों पर लिए हुए हैं, फायदे में है। और आज नंबर्स भी आए थे बाजार बंद होने के बाद। पहले नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। पहली तिमाही में भारतीय एयरटेल का जो मुनाफा है 618 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर इस क्वार्टर में कंपनी की आय की बात करें तो ये 36,700 करोड़ रुपए रही है। जियो के आने से प्राइसिंग पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। इनफैक्ट आज स्टॉक की बात करें तो आज बाजार बंद होने से पहले यहाँ पर पॉजिटिव था संकेत, ऑलमोस्ट 1.25% की तेजी देखने को मिली है। क्योंकि जो गिरावट आई है वो उम्मीद से काफी कम है। पहली तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है 75% गिरकर 368 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1462 करोड़ रुपए था। साथ ही जो आरपू है जो कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तिमाही दर तिमाही अगर हम इसे कंपेयर करें तो 2% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। और मौजूदा तिमाही में कंपनी की आय 14% तक यहाँ पर डिप हुई है। पिछले साल अगर इसी क्वार्टर में कंपेयर करें तो ये 25,545 करोड़ के आसपास थी। लवलेश, नंबर्स आ चुके हैं और कल इसका रिएक्शन भी हम देखेंगे बाजार में। जहां तक दीपक का सवाल है तो इन्होंने अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे लिया है 380 के स्तरों पर। क्या आप फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे भारतीय एयरटेल में जिन्होंने नहीं बनाई हुई है पोजीशंस? और दीपक के लिए आपकी क्या सलाह होगी भारतीय एयरटेल में? देखिए, जहाँ तक कि दीपक जी की बात है, आई थिंक इवेंट है स्टॉक में, रिजल्ट भी आए हैं। रिस्पेक्टिव में एक बार सलाह दूंगा, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस अग्रेसिवली आप ट्रेल कर सकते हैं टुवर्ड्स 410। जब तक कि फ्रेश पोजीशन की बात है, आई थिंक स्टॉक में काफी कुछ अच्छा ब्रेकआउट आया है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे चार्ट पे 450 का ही दिखता है। तो कोई सी भी डिप आती है 400 405 की तरफ तो मैं फिर से इसमें बाय इनिशिएट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि तब इस स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट आता है 450 और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी तब फेवरेबल रहता है। हाँ, कुछ इवेंट प्ले हुए हैं जो स्टॉक के लिए नेगेटिव है बट प्राइसेस उसका अपोजिट रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि आप इसमें बाय कर रखें। ऊपर में यहाँ से 10% और अपसाइड पॉसिबल है। स्टॉक में बाइंग इनिशिएट 410 के आसपास हो सकती है। ठीक है, तो 410 के स्तरों पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर 480 तक का स्तर दिख सकता है। और ऑलरेडी दीपक आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो इसमें आप चाहे तो कुछ हिस्सा यानी कुछ प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं 10 वो शेयर्स जो इंटरडे में आपको फायदा देंगे, यानी कि टॉप 10। सबसे पहला नाम है सिप्ला का। मलेरिया की दवा कंपनी ने लॉन्च की है और ये छोटे बच्चों के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल होता है। तो बाय कीजिए 580 के लक्ष्य के लिए 560 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। मिंडा इंडस्ट्रीज, ये इंट्राडे के लिए आपके लिए अच्छा रह सकता है। कारोबार के आखिरी घंटे में आज यहाँ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग दिखी है। 855 तक का लक्ष्य रखिए इंट्राडे के लिहाज से और 830 का स्टॉप लॉस लगाइए।
इसके अलावा आइडिया सेलुलर इंट्राडे में अच्छी बेट रह सकती है। इनफैक्ट हमने देखा कि वोडाफोन मर्जर को सीसीआई की जो मंजूरी है वो कल देर शाम मिली थी और आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से बयान आया कि ये एक्सपेक्टेड समय से पहले मंजूरी मिल गई है और बिना शर्त के सीसीआई से मंजूरी मिलना कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव कदम होगा। आज भी स्टॉक में 7 से 8% तक की इंट्राडे में तेजी थी। कल 101 का लक्ष्य रखिए, 97 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा इंट्राडे के लिहाज से। जुबिलेंट फूड वर्क्स भी एक और स्टॉक है, इंट्राडे में आप बाय कर सकते हैं। शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई के करीब आज क्लोज हुआ है और क्वार्टर 1 में जो सेम सेल्स ग्रोथ रहती है वहां पर 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली और इनफैक्ट 2 साल के बाद ये ग्रोथ दर्ज हुई है। बाय करने के लिए अच्छा मौका है। 1320 के लक्ष्य के लिए 1288 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वेदांता एक और स्टॉक है। नतीजों की बात करें तो आज क्वार्टर 1 के नतीजे है जिसके बाद शेयर में उछाल देखने को मिला है और अपने एवरेज से 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज शेयर में दिखा है। बाय कीजिए 282 के लक्ष्य के लिए 274 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा टीडी पावर एक और इंट्राडे के लिए अच्छी कॉल है। कंपनी को ट्रैक्शन मोटर के लिए ऑर्डर मिला है। 750 करोड़ का मोटर सप्लाई का ऑर्डर है और यहां पर बाय करके चला जा सकता है। लक्ष्य रखना होगा 240 का, 233 का स्टॉप लॉस लगाइए। इंट्राडे के लिहाज से सुजलॉन भी अच्छा रह सकता है। कंपनी को सऊदी अरब की कंपनी से ऑर्डर मिला है और ये 50 मेगावाट का ऑर्डर है। बाय करके चलिए सुजलॉन में 20.50 के लक्ष्य के लिए 18 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एक्सिस बैंक नतीजों की भी हम बात कर रहे थे। क्वार्टर 1 में मुनाफा और एसेट क्वालिटी अनुमान से बेहतर देखने को मिली है। प्रोविजनिंग अनुमान से कम रही है जो कि दोनों ही सूरतों में पॉजिटिव है। आप स्टॉक में बाय कीजिए 558 के लक्ष्य के लिए 544 का स्टॉप लॉस लगाइए। हिंडाल्को मेटल स्पेस में से हमने चुना है। आज मेटल शेयरों में वॉल्यूम के साथ खरीदारी थी। 228 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 218 का स्टॉप लॉस लगाइए। कॉपर के दामों की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 5 महीने के सबसे ऊपरी स्तरों पे है। और आखिरी स्टॉक होगा सीएट का। एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबरें आई और जिसके चलते टायर शेयरों में एक बाइंग दिखी है। खबर यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है। हालांकि ये कंफर्म खबर नहीं है, सूत्रों के आधार पर है, लेकिन 1900 तक का लक्ष्य कल रख सकते हैं आप। 1873 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। लवलेश वेरी क्विकली जो 10 स्टॉक्स पता है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक यू लाइक्ड और आपकी तरफ से कोई कॉल? जुबिलेंट फूड काफी अच्छा है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। आज भी तेजी थी स्टॉक में, एक टाइट रेंज के बाद ब्रेकआउट आया तो आई थिंक इंट्राडे प्लेयर्स इसमें 1320 से 1325 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर वो ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो आई थिंक इसमें फिर नेक्स्ट टारगेट निकलकर 1350 तक के आ सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस 1280 का रहेगा। जहाँ तक कि आपने मिल्डा का एक चार्ट बात करी, आई थिंक ये स्टॉक काफी अच्छा है। ओवरऑल हायर टेरिटरी है तो गोइंग विद द ट्रेंड कल भी कंटिन्यूएशन रह सकता है। इसमें भी हम ऊपर में 850 से 855 तक का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लक्ष्य देख सकते हैं। जबकि नीचे में स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर लोअर लेवल पे रहेगा 802 का। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट लवलेश, आपने समय दिया और सभी स्टॉक्स पे बात की। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल आएंगे और आपको दिन भर का हाल तो बताएंगे ही, साथ ही जो बड़े नतीजे रहेंगे उन पर भी नजर होगी। टॉप 10 स्टॉक्स लेकर हाजिर होंगे फिर से। दीजिए इजाजत, नमस्कार।